अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरानी ख़वातीन कई दहाइयों से आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। आज़ादी की ये जंग 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से शुरू हुई, जिसने ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट कर रख दिया और इस्लामिक रिपब्लिक का क़याम वजूद में आया। जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में लिबास का नया कानून नाफिज कर दिया जाता है, जिस काली चादर पहनना लाजमी करार दिया गया है, जिसके खिलाफ ईरानी ख़वातीन ने मार्च किया। और कुछ ही वक्त में ईरानी ख़वातीन को ये एहसास हुआ कि इस इनकलाब के बाद वो अपनी आज़ादी और हुकूक खो चुकी हैं। इस गम और गुस्से के बावजूद ईरान में 1983 मार्च में सर पर स्कार्फ पहनना बाकायदा कानून बन गया और उसके साथ साथ ईरानी ख़वातीन बहुत से हुकूक से महरूम हो गईं। जिसके बाद मोरल पुलिस का क़याम हुआ, जिसका काम था कि जो ख़वातीन बिना स्कार्फ पहने नजर आएँ उन्हें पकड़ लिया जाए और इस कानून के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए उसे गिरफ्तार किया जाए। ये सिलसिला जारी रहता है और साथ साथ कई दहाइयों तक ख़वातीन अपनी आज़ादी के लिए लड़ती रहती हैं और स्कार्फ पहने के कानून के बावजूद वो उस पर अमल नहीं करती और वुमेंस डे के मौके पर स्कार्फ उतार कर उसको हवा में लहरा कर ये पैगाम दिया कि वो इस कानून को कभी मंजूर नहीं कर सकती। इस एहतजाज से उन ख़वातीन को और हिम्मत मिली, जिसके बाद एक नौजवान लड़की की मौत वाक़ई हो जाती है, जिसके बाद औरतों की जिद्दोजहद और भी तेज़ हो जाती है। वो वाक़या क्या था, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। इस वक्त जो इस मूवमेंट का समर मिला है उस पर बात करते हुए आपको ये बताएं कि इस जिद्दोजहद को मद्देनज़र रखते हुए नोबेल प्राइज़ एक ऐसी औरत के नाम किया गया है जिसका ताल्लुक भी इसी तहरीक से है, जिसका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नोबेल इनाम जीतने वाली नरगिस मोहम्मदी कौन है और कब से वो इस तहरीक का हिस्सा बनी, जिसकी बुनियाद पर उनको दुनिया में सबसे बड़ा और काबिल फ़ख्र नोबेल इनाम दिया गया। तो आइए उनकी जिद्दोजहद और ईरान में औरतों के हिजाब कानून के खिलाफ शुरू की गई तहरीक के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। तो आइए इस तहरीक के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नरगिस मोहम्मदी की कहानी से। बरसों से ईरान में इंसानी हुकूक की एक आइकॉनिक सिंबल के तौर पर काम करने वाली नरगिस मोहम्मदी को ये इनाम ईरान में ख़वातीन पर जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करने पर दिया गया है। नरगिस ने ईरान में सज़ा मौत के खात्मे के लिए अनथक मुहिम चलाई, जिसका शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा सज़ा मौत देने वाले ममालिक में होता है। 2010 से तकरीबन मुसलसल जेल में रहने के बावजूद नरगिस जेल के अंदर से भी औरतों की आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। 51 साला नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और मजमूई तौर पर 31 साल कैद की सज़ा सुनाई दी जा चुकी है। वो इस वक्त प्रोपेगेंडा फैलाने के जुर्म में जेल में कैद हैं। उनके शोहर सियासी कारकुन तगी रहमानी अपने 2 बच्चों के साथ पेरिस में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने बरसों से एक दूसरे को नहीं देखा। नरगिस उन तमाम लोगों की नुमाइंदा बन चुकी हैं जो हिजाब कानून नाम मानने से मुतासर हुए हैं। ये जन ज़िंदगी आज़ादी का नारा बुलंद करके उसको मजबूत तहरीक के तौर पर चला रही हैं, जो ईरान में एक बहुत बड़ी तहरीक थी और अब भी जारी है। नरगिस को इनाम देते हुए नोबेल कमेटी ने यह कहा कि उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन वायलेंस के ख़िलाफ़ ख़वातीन के लिए जद्दोजहद की। आपको बताते चलें कि ये मुजाहरे सितंबर 2022 में 22 साला महसा एमनी के हिरासत में मौत के बाद शुरू हुए थे, जिससे मुबैना तौर पर लिबास के सख्त ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था। नरगिस मोहम्मदी ने एक किताब भी लिखी, वाइट टॉर्चर, जिसमें उन्होंने ईरानी ख़वातीन कैदियों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं और दीगर ख़वातीन कैदियों की कैद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि एक बार फिर मैं ये ऐलान करती हूँ कि ये एक ज़ालिमाना और गैर इंसानी सज़ा है। मैं इस वक्त तक आराम से नहीं बैठूँगी जब तक ये जबर और जुल्म ख़त्म नहीं होता। नरगिस मोहम्मदी ने गुज़िश्ता बरसों में ह्यूमन राइट्स के बहुत से अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें दुनिया का सबसे बावकार अमन अवार्ड मिल चुका है, जिससे उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर एक पहचान भी मिल चुकी है। नरगिस ने बतौर इंजीनियरिंग अपनी करियर का आगाज़ किया और अपने तालीमी सालों के दौरान वुमेन राइट्स के लिए एक वकील के तौर पर भी काम किया और उसके साथ साथ वो अपनी जद्दोजहद में भी आगे बढ़ती रहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी मरतबा जेल भी जा चुकी हैं और आखिरकार जेल की सज़ा के बाद 2009 में वो अपना इंजीनियरिंग का करियर खो बैठती हैं। नरगिस मोहम्मदी नोबेल इनाम जीतने वाली 19वीं खातून हैं और 2003 में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शीरी इबादी के बाद ये अवार्ड जीतने वाली दूसरी ईरानी ख़वातीन है।
ایوارڈز کے 122 سالہ تاریخ میں یہ 5ویں بار ہوا ہے کہ انعام کسی ایسے شخص کو دیا گیا ہے جو جیل میں یا پھر نظر بند ہے۔ ایرانی حکومت نے انہیں 13 بار گرفتار کیا، 5 بار سزا سنائی اور اسے مجموعی طور پر 31 سال قید اور 154 کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس ایوارڈ نے محمدی کی جیل سے رہائی کے مطالبات کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن نے بھی ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب جب دنیا اس بات کو مان چکی ہے کہ ایران میں حجاب نہ پہننے پر ایک نوجوان عورت کو مار دیا جاتا ہے، جس کے بعد اب اس بارے میں یہ بات کرنا کہ یہ مہم صحیح ہے یا غلط، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا حجاب کرنا یا نہ کرنے کا معاملہ کسی زندگی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ بات کرنا کہ یہ مہم صحیح ہے یا غلط، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا حجاب کرنا یا نہ کرنا کسی کا ذاتی معاملہ ہے یا پھر یہ کسی کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں آج بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر عورت کو پسند کے کپڑے پہننے سے لے کر بنیادی تعلیم کے حصول تک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران کا شمار بھی ایسے ہی ممالک میں ہوتا ہے جہاں عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے۔ ایران میں عورتوں کے حقوق کی جنگ بھی کافی سالوں سے چل رہی ہے۔ آج ایران ایک مردوں کی اکثریت والا ملک ہے۔ 1979 کے انقلاب سے پہلے ریاست نے خواتین پر یکساں لباس کا ضابطہ نافذ کیا تھا۔ 1979 کے انقلاب سے پہلے ریاست نے خواتین پر یکساں لباس پہننے کا قانون نافذ کیا تھا۔ عورتیں پردہ کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب کرنے میں آزاد تھیں۔ تاہم انقلاب کے چند ہفتوں کے اندر ہی اسلامی حجاب لازمی ہو گیا، لیکن زیادہ تر خواتین، خاص طور پر نوجوان نسل کی خواتین نے ریاست کی اس کوشش کو مسترد کر دیا۔ وہ کس طرح کا لباس پہنتی ہیں؟ جب وہ تہران کی سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلیں تو مورالٹی پولیس نے ان پر حملہ کیا اور حجاب کے خلاف ورزی پر 70 کوڑوں کی سزا قرار دی گئی۔ بہت سی نوجوان اور درمیانی عمر کی خواتین کو یہ سزا ملی، جو ریاست کی جانب سے خواتین کے خلاف جسمانی تشدد کی ایک بدترین مثال ہے۔ اسلامی جمہوریہ نے خواتین پر دیگر قانونی پابندیاں عائد کیں۔ انقلاب سے پہلے ذاتی حیثیت کا قانون معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرد ایک بار پھر یک طرفہ طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اور بچے کی تحویل صرف سخت شرائط کے تحت ہی ماں کو دی جاتی تھی، جب تک کہ بچہ خاص عمر کو نہ پہنچ جائے۔ لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر کم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ مردوں کو اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری یا تیسری یا پھر چوتھی بیوی لینے کی اجازت نہیں پڑتی تھی، اور اس سے بھی یہ قانون بنا دیا گیا جو کہ ایک عورت دشمن مانا جاتا ہے۔ ایران میں مسلسل مظاہرے ملک میں انقلابی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں زن زندگی آزادی کے نعرے کے ساتھ سڑکوں پر لاکھوں خواتین اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں۔ آج دنیا کا نوبل انعام بھی کسی جنگجو عورت کے نام کیا گیا ہے، جو اس جدوجہد کو منطقی انجام تک لانے کے لیے اپنی زندگی کی بازی لگا چکی ہیں۔ نہ صرف نرگس پر اس جیسی لاکھوں خواتین اپنے حقوق کے لیے اب پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔